हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे हमने बहुत सारे सेक्शन अपनी लास्ट 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लिए हैं और आज के इस वीडियो में ये लास्ट वीडियो, इसमें हमारे सारे चैप्टर 3 का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा बनता है तो कोई नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। तो लेकिन हम इस वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे क्योंकि हमारे 4 से 5 सेक्शन ही बचे हैं, तो उसको कंप्लीट कर ही देंगे। आज इसका वाइंड अप कर देंगे कॉन्सेप्ट का। फिर हमारी रिवीजन रहेगी, जब रिवीजन जब करेंगे तो तब देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं हमने एक लास्ट में वीडियो में एक सेक्शन छोड़ रखा है, सेक्शन 42। सेक्शन 42 बहुत बड़ा सेक्शन है, उसको हम इसी में सारे सेक्शन ख़त्म करके लास्ट में कवर कर लेंगे, ताकि उसको थोड़ा उसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए आपको, क्योंकि वो बहुत बड़ा सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और उसको 42 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे सिलेबस का। उस पर कई सारे क्वेश्चंस भी आए हैं। जब हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा किस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो उसका जब हम करेंगे तब करेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। सेक्शन 29, पब्लिक ऑफर टू बी डीम्ड फॉर्म। पब्लिक ऑफर टू बी डीमैट फॉर्म, यानी कि अब हमारा आया है 2024 वाला काम, यानी कि डीमैट फॉर्म। यानी कि जो भी हमारे शेयर्स हैं या पब्लिक ऑफर को हम जो भी हो रहा है, पब्लिक के पास जो भी शेयर्स जा रहे हैं, वो सब डीमैट फॉर्म में होना चाहिए। कैसे होगा, कौन रखेगा डीमैट फॉर्म में, कौन नहीं रखेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ देखेंगे। ये पब्लिक कंपनी लिस्टेड, सेबी अनलिस्टेड, डीमैट, यानी कि अगर लिस्टेड है तो सेबी के पास जाए। हमें कंपनीज एक्ट को उससे कोई मतलब नहीं, वो सीबी के पास जाए। सीबी जो कहती है वो लिस्टेड, डीमैट कहती है डीमैट में रख, नॉर्मल डीमैट कहती है, फिजिकल कहती है उसमें रख। कंपनीज एक्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। अनलिस्टेड कंपनी है, उसको कंपनीज एक्ट कहती है कि डीमैट में रख। और प्राइवेट कंपनी है जो उसको कहती है तू डीमैट में रख, फिजिकल में रख, तेरी मर्जी, हम तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। वो पहले का टाइम था, लेकिन आज के 2023 में, शायद 30 में 24 में, मुझे याद नहीं, लेकिन ये न्यूज़ आ चुकी है कि अब प्राइवेट कंपनी को भी डीमैट करना पड़ेगा। तो लेकिन हमारे फिजिकल है तो हमें फिजिकल भी याद रखना पड़ेगा। अभी की न्यूज़ को आप छोड़ दो, आपके कॉन्सेप्ट में जो है, आईसीआई मॉड्यूल में जो है, हम वही पढ़ेंगे। तो एवरी कंपनी हैविंग पब्लिक ऑफर शैल इशू सिक्योरिटीज ओनली डीमैट फॉर्म। पब्लिक ऑफर कर रही है तो उसे डीमैट फॉर्म में ही करेगी। इन केस ऑफ अनयूटिलाइज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, सिक्योरिटी शैल बी हेल्ड और ट्रांसफर इन डीमैट फॉर्म। अगर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उसे भी अपने सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा या हेल्ड करवाना पड़ेगा, यानी रखना पड़ेगा डीमैट फॉर्म में। एनी अदर कंपनी लाइक प्राइवेट कंपनी इशू सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म, इशू सिक्योरिटीज इन फिजिकल, यानी कि कोई भी और कंपनी है लिस्टेड या अनलिस्टेड के अलावा अदर कंपनीज है, मतलब प्राइवेट कंपनी है एक तरीके की, तो उसे भी वो चाहे, उसके पास ऑप्शन है, वो डीमैट में करना चाहे करे, फिजिकल रखना चाहे रखे। मतलब यहाँ 3 आ गई, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। पब्लिक ऑफर कर रही है तो पब्लिक ऑफर है लिस्टेड कंपनी, तो डीमैट फॉर्म। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, वो भी डीमैट में ही करेगी। लेकिन अगर कोई और कंपनी है तो डीमैट में भी कर सकती, फिजिकल में कर सकती है। लेकिन हम इस सेक्शन नॉट में अनलिस्टेड की बात करेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा था लिस्टेड कंपनी सेबी के बाद जाए। कंपनीज एक्ट का उसका कोई लेना देना नहीं शेयर्स के बारे में, बाकी चीज़ में है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, एवरी पेड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शेल इशू सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म एंड फैसिलिटेट डीमैटेरियलाइजेशन, यानी कि कोई भी सिक्योरिटीज़ होगी उसे डीमैट फॉर्म में ही उसे इशू करेगी और उसका एक डीमैटेरियलाइजेशन फैसिलिटी भी रखेगी। मतलब कि फैसिलिटी रखेगी, कैसे मेंबर्स आके अपने, अगर उनके पास फिजिकल है तो कैसे उसको डीमैट में कन्वर्ट करवा ले, या कैसे डीमैट में इशू हो गए शेयर, वो सारे उसी को कंपनी को ही वो सारी फैसिलिटेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से करना है उसे। फॉर अनलिस्टेड पेड अप पब्लिक कंपनी इंटेंटिंग टू इशू सिक्योरिटीज, बायबैक, बोनस राइट, शेयर्स, कोई भी हो, कुछ भी करे वो, बिफोर मेकिंग सच ऑफर, ऐसा कोई भी ऑफर दे रही हो, एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ डीपीके यानी कि डायरेक्टर, प्रमोटर, की मैनेजर पर्सन शैल बी डीमैटेरियलाइज, यानी कि ऐसा कोई भी ऑफर देने से पहले जो उसके डायरेक्टर, प्रमोटर या की मैनेजर पर्सन्स होंगे, उनको अपने शेयर्स डीमैट में करवाने पड़ेंगे। अगर वो पब्लिक को कोई कम इशू दे रही है या अपने मेंबर्स को बोनस शेयर, राइट शेयर्स,
अपने मेंबर्स को कोई ऑफ़र दे रही है तो उससे पहले जो उसकी कंपनी के जो इम्पोर्टेंट ऑथराइज पर्सनस हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, की मैनेजर पर्सनस हैं, उनको ही अपने शेयर्स को डीमटेरियलाइज करवाना पड़ेगा। उसके बाद आया था ऑन और आफ्टर, यानी कि एक प्रोविज़न आया था 2 अक्टूबर 2018 को कि एवरी पर्सन हु होल्ड्स सिक्योरिटीज़ तो अनपेड अनलिस्टेड पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कि कोई भी ऐसा बंदा जो अनलिस्टेड पेड अप शेयर कैपिटल अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के शेयर्स को होल्ड करता है, होल्डर है उसका, तो हु इंटेंड टू ट्रांसफ़र, और वो चाहता है कि मैं उसको ट्रांसफ़र कर दूँ शेयर, मतलब अब उसको सेल कर दूँ, अब मेरे पास बहुत उसका प्राइस भी सही हो गया, मैं चाहता हूँ उससे शेयर कर, शेल भी सिक्योरिटीज़ लिखा है ये डीमटेरियलाइज, तो उसको अपनी सिक्योरिटीज़ को डीमटेरियलाइज में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, तभी वो सेल कर सकता है, वरना सेल नहीं कर सकता। ये रूल कब आया था? ये आया था 2 अक्टूबर 2018 को। और अगर या फिर कोई ख़रीदना चाहता है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के शेयर्स, तो उसे भी सिक्योरिटीज़, अगर उसके पास पहले से भी कोई सिक्योरिटीज़ बची है, पहले से ही किसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ है, तो उसे कन्वर्ट करने पे, और नहीं है तो फिर वो तो डीमैट फॉर्म में खरीद करेगा ही। और अगर लेकिन पुरानी कोई बचे हैं तो उसको डीमैट में कन्वर्ट करा के ही वो खरीद सकता है। एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शेल सिक्योर आईसिन फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़, मतलब हर सिक्योरिटीज़ का एक नंबर होता है, उसे आईसिन नंबर कहते हैं। फैसिलिटी डीमटेरियलाइजेशन टू बाय मेकिंग एप्लीकेशन टू डिपॉजिटरी, यानी कि एक डिपॉजिटरी होगा, उसके पास सारे फिजिकल फॉर्म्स आएंगे, वो उसको सबको डीमैट में कन्वर्ट करेगा। इन्फॉर्म एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अबाउट सच फैसिलिटी, जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम अपने शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप भी आके अपनी डीमैटेरियलाइज करवा लीजिए। एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शेल मेक पेमेंट ऑफ फीस, मतलब कि उसको एक पेमेंट फीस देना पड़ेगा डिपॉजिटरी को, रजिस्ट्रार ऑफ इशू को, ऑफ शेयर ट्रांसफ़र एजेंट को, यानी कि जो भी इसके शेयर्स को डीमैट में कन्वर्ट करवाने पड़ेंगे उनको एक लिमिटेड फीस या प्रिस्क्राइब फीस सबमिट करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट बनाने पड़ेंगे जो कि 2 साल से ज़्यादा तक, मतलब मेंटेन सिक्योरिटी डिपॉजिट्स ऑफ मोर देन 2 ईयर्स विथ डिपॉजिटरी रजिस्ट्रार ऑफ इशूज़ एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट, जो इनके पास सबमिट करना पड़ेगा। तो लेकिन 2 साल से ज़्यादा तक के लिए इसको सबमिट करना पड़ेगा, या फिर कंपनी को उसको लेके जाना पड़ेगा, मेंटेन करवाना पड़ेगा। कंपनी विथ रिलेवेंट रेगुलेशंस, या कोई भी अदर रेगुलेशन जो ये सब प्रोवाइड कराएंगे उसके हिसाब से इनको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आता है एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हु हैज डिफॉल्टेड इन अबव पेमेंट नो इशू बाय बैक टिल पेमेंट हैज़ बीन मेड। लेकिन अगर कंपनी कोई भी इशू पेमेंट ऊपर की किसी भी पेमेंट में या किसी भी तरीके का डीआरसी में के पेमेंट में या कोई भी तरीके का डिफ़ॉल्ट करती है, तो वो ना अपने शेयर्स को इशू कर सकती है ना बायबैक कर सकती है। सबमिटेड PS6 प्लस फीस सर्टिफाइड बाय CACS इन प्रैक्टिस, यानी कि PS6 उसको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, ROC को सबमिट कराना पड़ेगा, और ये हर साल में 2 बार सबमिट कराना पड़ेगा अपने डीमैट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसे CACS से अप्रूव करवाने के बाद, उसके साइन के बाद PS6 फॉर्म में फ़ीस के साथ ROC को देना पड़ेगा, वो भी साल में 2 बार, हाफ ईयरली। एनी डिफरेंस इशूड कैपिटल इन डीमैट फॉर्म ब्रिंगिंग नोटिस डिपॉजिटरी, यानी कि अगर बाई चांस ऐसा होता है कि हर कोई आए इन डीमैट में कन्वर्ट करवाए, कुछ लोग अभी फिजिकल रखे हैं, तो जो भी डिफरेंस रहेगा, ये नहीं है कि आपके शेयर अथराइज कैपिटल को कम कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पेडअप को बढ़ा के कम कर दिया जाए, कम कर दिया बढ़ा के जाएगा,
जो भी मतलब इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं करना, आपको बस इन्फॉर्म कर देना है कि डिपॉजिटरी को कि हमारे पास इतने शेयर्स थे रियल में जो हमने फिजिकली करे थे, और अब हमारे डीमैट में इतने कम है ज़्यादा है, वो सारी रिपोर्ट तैयार करके किस वजह से कम है किस वजह से ज़्यादा है सारी रिपोर्ट तैयार करके डिपॉजिटरी को सबमिट करानी पड़ेगी। ग्रीवेंस ऑफ सिक्योरिटीज होल्डर्स फाइल एप्लीकेशन विथ IEPF अथॉरिटी। IEPF के बारे में सेक्शन 125 में पढ़ेंगे, वहाँ अच्छे से इसको क्लियर होगा। एक अथॉरिटी है ये, इसका फुल नेम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अगर किसी को इससे प्रॉब्लम होती है किसी होल्डर सिक्योरिटी होल्डर को, तो वो वहाँ जाके कंप्लेन कर सकता है। इसी के साथ ये सेक्शन भी ख़त्म हो गया। अब आगे देखते हैं, लास्ट हमारे इसमें के 2 सेक्शन बचे हैं छोटे छोटे, और उसके बाद एक बड़ा सेक्शन 42। सेक्शन 24, सेक्शन 24 क्या कहते हैं कि सेबी की पावर क्या है, बहुत छोटा सेक्शन है कि ये तो आपको ही पता होगा कि सेबी के रेगुलेट्स इशू एंड रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ या मार्केट से रिलेटेड क्या पावर्स है उसकी। तो क्या कर सकता है वो, लिस्टेड कंपनी एनी कंपनी विच इज लिस्टेड या इन प्रोग्रेस ऑफ लिस्टिंग, अगर कोई कंपनी लिस्ट है पहले से ही या फिर प्रोसेस है लिस्टिंग में, लिस्टेड होने जा रही है या फॉर्म अप्लाई कर दिया है और कुछ टाइम में लिस्टेड हो जाएगी, तो उससे भी रेगुलेशन पास करनी हुई सेक्शन खत्म। मतलब इंपॉर्टेंट यही है कि कोई भी कंपनी लिस्टेड है या प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, लिस्टिंग हो जाएगी कुछ टाइम में, तो उससे भी रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे सेक्शन 36 तो हो गया था, हमने लास्ट वीडियो में पहले ही कवर कर लिया था इसको। और उसके बाद हमारा एक सेक्शन बचता है लास्ट, सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट इसको आप अच्छे से समझिएगा, मैं भी ट्राई करूँगा बहुत अच्छे से समझाऊँ ताकि आप लोगों को डाउट्स ना आए, और डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए इसी वीडियो में और आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या कहते हैं, डेफिनेशन पीपी यानी प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स ऑफर टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन अदर देन पब्लिक ऑफर, यानी पब्लिक ऑफर नहीं, पब्लिक ऑफर से अलावा हमने सेक्शन 23 में पढ़ा था कि प्राइवेट प्लेसमेंट यानी कि प्राइवेट कंपनी क्या क्या कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, बोनस शेयर इशू कर सकती है, राइट शेयर इशू कर सकती है, और पब्लिक ऑफर कर सकती नहीं है, पब्लिक ऑफर नहीं कर सकती। तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है कि जो हम पब्लिक ऑफर नहीं कर रहे, पब्लिक को शेयर्स नहीं दे रहे, तो उसके अलावा हम जो भी प्लेसमेंट कर रहे हैं तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाती है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर विद द कम एप्लीकेशन। प्राइवेट प्लेसमेंट किस तरीके से होगी, उसका एक फॉर्म है पीपोका फॉर्म है क्या, PPOCA, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन, ये इस फॉर्म का नाम है, जिस फॉर्म को फिल करके ही हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हैं। इसका आइडेंटिफाइड पर्सन प्राइवेट प्लेसमेंट टू बी मेड ओनली टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन आइडेंटिफाइड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ये प्राइवेट प्लेसमेंट हम किसको करेंगे, तो इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के, वो पहले ही कुछ बड़े लोगों को, कुछ एक्सपर्ट्स को या कुछ ऐसे लोगों को जिस पे उनको कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भरोसा है कि ये हमारी कंपनी के साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, तो उनको सिलेक्ट करती है, उनके पास रिक्वेस्ट भेजती है कि आप हमारे कंपनी के शेयर्स ले लीजिए इतने में, जो भी प्राइस होगा वो उसके हिसाब से। और अगर वो मान जाते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो उनको ऐसा मतलब जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के पुराने एग्जिस्टिंग, उनके पास ऑफर लाती है कि हमारे कंपनी में हम इनको प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं, इनके पास से पैसा आएगा, हमारे मेंबर बन जाएंगे, तो उसकी रिपोर्ट करते हैं। हम प्रोविजन देखते हैं क्या कहता है, प्राइवेट प्लेसमेंट टू बी मेड ओनली सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन होगा जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे, ये नहीं कि रैंडमली कोई 4-5 लोगों को उठा के ले आए मार्केट से और उन्हें प्राइवेट प्लेसमेंट के नाम पे शेयर्स दे दिए, ऐसा नहीं होगा। एक आइडेंटिफाइड पर्सन होंगे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद डिसाइड करेंगे। एंड नंबर ऑफ आइडेंटिफिकेशन पर्सन कितने होने चाहिए, ये नहीं कि कितने भी ले आओ, 1000 ले आओ, 500 ले आओ, ये नहीं, एक लिमिट है, 200 की लिमिट होनी चाहिए, 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए मेंबर्स। नॉट मोर देन 50 on such numbers prescribed by CG and CG has prescribed share capital, मतलब कि 50 से लेके 50 या 200 जो भी होगा उसके हिसाब से, मतलब कि वैसे तो CG ने 50 का है लेकिन कभी बढ़ा देती है, 200 तक कर देती है, कम कर देती है, मतलब जैसे CG का रहेगा। मतलब ये नहीं कि आपको 200, अभी तो आपके लिए 50 और 200 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों ही याद रखने पड़ेंगे। ये 50 से लेकर 200 के बीच में रख सकते हैं मेंबर्स, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते।
लेकिन बाकी अगर कम बाकी चल के चीज़ें चेंज करती है तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्या रही है अब लिमिट, वो चीज़ बढ़ा भी सकती है, गिरा भी सकती है, उस वो चीज़ें हाथ में। अभी आप सिंपल सब भूल जाओ, यही याद रखो कि लिमिट क्या है, 200 की लिमिट है, उससे ज़्यादा मेंबर्स को हम अलॉट नहीं कर सकते प्राइवेट प्लेसमेंट में। ईच फाइनेंशियल ईयर फॉर ईच काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़, इक्विटी, प्रीफरेंस और डिवेंचर, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में, ये नहीं कि आपके 200 कर लिए तो उसके बाद आप प्राइवेट प्लेसमेंट अगले साल नहीं करोगे। एक साल में 200 होने चाहिए। एक सिक्योरिटीज़ के लिए 200 होने चाहिए, यानी इक्विटी के लिए 200 अलग, प्रीफरेंस के लिए 200 अलग, डिवेंचर के लिए 200 अलग। लेकिन इसमें QIB और ESOPs वाले शेयर्स को इंक्लूड नहीं करना इन 200 में। इन दो को हमें इंक्लूड नहीं कर, कि मतलब इनको हम दे रहे हैं तो वो इंक्लूड नहीं होंगे 200 में, उनके अलावा जो इंडिविजुअल होंगे उनको ही हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आता है हमारा SR यानी स्पेशल रिजोल्यूशन, जो हमें पास करना है वो कैसे पास होगा। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। स्पेशल रिजोल्यूशन तो प्रायर SR इज रिक्वायर्ड टू मेक प्राइवेट प्लेसमेंट करने से पहले हमें SR लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब भी पब्लिक के पास हमारी कंपनी के शेयर जा रहे हैं, वो चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट में जा रहे हैं या पब्लिक ऑफर में जा रहे हैं, तो हमें उसके लिए SR पास करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग मेंबर से राय लेनी पड़ेगी, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इक्विटी शेयर्स टू बी एनेक्स्ड टू नोटिस फॉर द एसएच डिस्क्लोजिंग, यानी कि एक्सप्लेनेटरी ES यानी कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी सारे शेयर होल्डर्स को कि हम मीटिंग किस लिए कर रहे हैं, क्या काम है हमारे मीटिंग में और क्या रिजोल्यूशन इसमें पास करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी नोटिस में। पर्टिकुलर ऑफ द बोर्ड रिजोल्यूशन ने क्या उसमें डिसाइड किया वो बताना पड़ेगा। काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज़ और प्राइस, कौन से सिक्योरिटीज़ हम दे रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट में, कितने अमाउंट पे दे रहे हैं वो बताना पड़ेगा। बेसिक जस्टिफिकेशन ऑफ प्राइस, यानी कि प्राइस कम है या ज़्यादा है वो क्या है, या मार्केट प्राइस क्या है, या हम किस प्राइस में दे रहे हैं वो बताना पड़ेगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ वैल्यूअर, यानी कि अगर अदर देन कैश है, कैश के बदले कुछ और आ रहा है या कुछ और कोई और तरीके से हम दे रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट में, तो हम उसको वैल्यूअर के पास जाएंगे, एक्सपर्ट वैल्यूअर के पास, वो उसकी वैल्यू करके जो भी रिपोर्ट बना के देगा वो हमें बताना पड़ेगा। और उस वैल्यूअर का नेम और एड्रेस डालना पड़ेगा कि कौन वैल्यूअर था वो। अमाउंट इंटेंड टू राइज एंड मटेरियल टर्म्स, यानी कि टोटल अमाउंट कितना हम मंगा रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट से, वो 1000 करोड़ 2000 करोड़ 5000 करोड़ जितना मंगा रहे हैं वो बताना पड़ेगा। या फिर कोई भी और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है कि हमें देनी चाहिए मेंबर्स को, वो सब उसमें डिस्क्राइब होगा। उसके बाद आता है हमारा कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं। लिमिट्स कहते हैं कि हम टोटल कितने कर सकते हैं, कितना प्राइवेट मतलब कि कितने शेयर्स को कर सकते हैं। ये थोड़ी ना कि हम कह रहे हैं कि हमारी कंपनी 500 करोड़ की है, हम कह रहे हैं 1000 करोड़ का प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं। ऐसे तो सारी होल्डिंग प्राइवेट प्लेसमेंट वालों के पास चली जाएगी मिला के, और जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स होंगे उनके पास तो कोई लिमिट ही नहीं रहेगी, उनके पास तो कोई होल्डिंग ही नहीं रहेगी, उनका SR करने का फ़ायदा क्या रहेगा फिर आगे चल के। तो उसमें एक लिमिट है अंडर सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज C, तो वो हमें ये चैप्टर 4 में डिफाइन की है और हमने वहाँ इसको पढ़ा भी है। तो वहाँ है कि पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, इन तीनों का सम से लिमिट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो भी हम शेयर इशू कर रहे हैं, चाहे वो NCD हो यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर हो। अगर लिमिट 180 तक है तो उसके लिए हमें SR की ज़रूरत नहीं है। 180 जो मतलब कि पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम तक हम इशू कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद भी कर लेंगे तो ठीक है, चल जाएगा। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाती है, लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो SR पास करना पड़ेगा, साल में एक बार करना पड़ेगा। भले साल में एक बार कर लो, पूरे साल फिर मत करो, कोई बात नहीं, आप कितने भी फिर इशू करो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको साल में एक बार SR पास करना पड़ेगा अगर आप लिमिट से ज़्यादा के शेयर्स नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स मंगाना चाहते हो तो। और QB यानी पास SR once a year और कन्वर्टेबल डिवेंचर विद ऑलवेज SR रिक्वायर्ड इन सेक्शन 71 में हमने पढ़ा था, जो हमने चार्ट बनाया था। चार्ट मैंने शायद अब लोड नहीं किया, चलो आप चार्ट्स में देख सकते हैं, उसमें मैंने डाल रखा है कि किस तरीके से हमें उसको रिक्वायरमेंट्स होगी SR की।
उसके बाद हमारा अमेंडमेंट क्या हुआ था इसमें कि पीपीओ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर शेल नॉट बी मेड टू, किसको नहीं हो सकता, एक बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री शेयरिंग लैंड बॉर्डर इंडिया या नेशनल ऑफ कंट्री, यानी कि कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट या इंडिविजुअल जो हमारे जो इंडिया का बॉर्डर है उससे अटैच करती हुई किसी भी कंट्री में रहता है, तो वहाँ पर उनको हम शेयर्स अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पहले सीजी का अप्रूवल लगेगा और उसके साथ उसमें वो अटैचमेंट भी जो जिस मेंबर्स को हम दे रहे हैं उसको सीजी से अप्रूवल लेने के बाद वो एप्लीकेशन पीपो का फॉर्म के साथ सबमिट करनी पड़ेगी कंपनी को कि हमने सीजी से अपॉइंटमेंट ले लिया है। तो उसके बाद प्रोसेस क्या आता है, कंपनीज इशू पीपो का फॉर्म नंबर क्या है, PS4 है, याद रहता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता तो कोई बात नहीं। PS4 पीपो का प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ अलॉटमेंट एप्लीकेशन, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन टू IPS whose name address is recorded by कंपनी, यानी कि कंपनी का कंपनी ने जिसको करा है एंड आइडेंटिफाइड पर्सन जो है, IPS मतलब होता है, IPs मतलब कि आइडेंटिफाइड पर्सनस है, उनको ये पीपो का फॉर्म दिया जाएगा। उसमें उनका नाम एड्रेस होगा जो भी कंपनी के अकॉर्डिंग है वो उसको वहाँ पे भेजा जाएगा। एंड सर्च फॉर्म बी सीरियसली नंबर्ड एंड इशूड विद इन 30 days ऑफ द रिकॉर्डिंग नेम, नाम रिकॉर्ड करने के 30 दिन के अंदर वो सारे सब फॉर्म है वो इशूड हो जाने चाहिए, शेयर्स अलॉट हो जाने चाहिए, और उसके बाद 30 दिन के अंदर। उसके बाद पीपो का डू नॉट कैरी राइट टू रेम्यूनरेशन, पीपो का ये नहीं है कि आपके पास पीपो का फॉर्म है तो आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा या कोई राइट है आपके पास कि आप डिविडेंड ले लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। सैलरी कुछ नहीं मिलेगी पीपो का से जब तक आपके पास शेयर्स नहीं आते, उस पर भी आपको डिविडेंड मिलेगा। इफ सच ऑफर्स इज मेड टू more than prescribed number of IPs identified persons then deemed public offer and part 1 of the chapter shall be applied। ये चैप्टर है, चैप्टर जो मतलब ये जो चैप्टर है चैप्टर 3 ये 2 पार्ट में डिवाइड है ना। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, पब्लिक ऑफर के बारे में, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो जो प्राइवेट प्लेसमेंट है ना, अगर वो लिमिट से क्रॉस होता है 200 से 201 मेंबर हो जाते हैं तो ROC सेंट्रल गवर्नमेंट उसे मान ले कि लॉ से कहता है कि वो कहता है कि ये अब प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं रहा, अब ये हो गया है पब्लिक ऑफर हो गया, यानी कि जो हमारे सेक्शन 26 था मैटर स्टेटेड टू पब्लिक ऑफर वो इस पे अप्लाई होगा। बाकी जो सेक्शन 35, 36, 34, 35 की लाइबिलिटीज़ थी, 447 की लाइबिलिटीज़ थी, वो सब इस पे अप्लाई होगी, और जो भी प्रोस्पेक्टस के रूल्स थे, वो पब्लिक ऑफर के रूल्स थे, वो सब यहाँ पे अप्लाई होंगे। लेकिन मेड ऑफ पेमेंट, अगर पेमेंट का मेड नॉर्मल पेमेंट का मेड आप सिंपल समझ लो, कहीं भी शेयर्स की बात है, पेमेंट का मेड कैश नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, कोई भी चेक, डिमांड ड्राफ्ट या फिर अदर कोई भी बैंकिंग चैनल हो, उससे मतलब नहीं है, कैश नहीं होना चाहिए, सिंपल याद रख लो। एप्लीकेशन मनी कहाँ यूज़ करना है, पब्लिक ऑफर में भी हमने सेम पढ़ा है, कैश का नहीं आना चाहिए पैसा कैश में। एप्लीकेशन मनी को कहाँ एडजस्ट करना है, या तो अलॉटमेंट एडजस्टमेंट में यूज़ करना है, या फिर जो अलॉटमेंट नहीं करी है उसको रिफंड करने में कितने दिन में, 15 दिन में, सेम पब्लिक ऑफर की तरह। उसके बाद अलॉटमेंट टू बी मेड विद इन 60 days टू बी द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, वहाँ 30 दिन के अंदर अलॉटमेंट करनी थी, लेकिन यहाँ पे 60 days के अंदर हमें अलॉटमेंट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन मनी आती, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट है यार, आराम से काम करो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन इफ द अनेबल टू द 60 days रिफंड टू द 15 days, अगले 15 दिन में उसको रिफंड करना पड़ेगा। अनेबल टू रिफंड देन 12%, वहाँ 15% था शायद, 15% की इंटरेस्ट से था, यहाँ 12% है आफ्टर 60 days। 60 days खत्म होने के बाद टाइम लिमिट आगे देख लीजिए। एक एप्लीकेशन मनी आई, एप्लीकेशन मनी उसको रिफंड करने तक एप्लीकेशन 60 दिन में आ जानी चाहिए, 60 दिन में अगर अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। अलॉटमेंट क्योंकि एप्लीकेशन मनी थोड़ा ना रिसीव्ड होगी, हमें पता है किससे पैसा लेना है, वो पैसा देगा, हम उसे शेयर्स देंगे। उसके लिए
अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। और अगले 15 दिन में अगर हमने अलॉटमेंट नहीं किया तो उसको रिफ़ंड करना पड़ेगा। और अगर नहीं, उसके कोई 60 डेज़ के बाद अगर कोई गलती की तो उसमें हमें फ्रॉम देयर इंटरेस्ट लगेगा पूरे इस अलॉटमेंट से। मतलब कि उसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट करे 60 दिन के बाद भी हमने रिफ़ंड नहीं करा, उसमें हमें 12% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर अलॉटमेंट कर दिया तो इफ़ अलॉटमेंट इज डन देन 15 दिन के अंदर PS3 के बारे में मैंने कहा था कि यहाँ भी आएगा। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ है फॉर्म है ये, तो इसको 15 दिन के अंदर सबमिट कराना पड़ेगा। शायद पब्लिक ऑफर में 30 दिन था, 30 दिन था, क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स कम है ना। हमें पता है कितने हैं, हमारी लिस्ट पहले से तैयार है, उनके नंबर सिक्योरिटीज़ लिख के सब लिखा हुआ है, अमाउंट उनके सिग्नेचर करके सब सबमिट कर देना है। उसके बाद हमारा प्रिपरेशन ऑफ फ्रेश ऑफर, प्रोहिबिटेड ऑन फ्रेश ऑफर। अब प्राइवेट प्लेसमेंट फ्रेश ऑफर के लिए किस लिए प्रोहिबिटेड होगा? नो फ्रेश ऑफर एलएस अलॉटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रायर और द कंप्लीटेड। मतलब पहले का प्राइवेट प्लेसमेंट हमारा अभी चल रहा है और अभी तक वो ना ख़त्म हुआ है, ना हमने उसे विड्रॉ एंड अबैंडन करा है, यानी कि ना उसे हमने कैंसिल करा है और वो चलता ही जा रहा है। तो तब तक हम नए शेयर्स इशू नहीं कर सकते, भले ही वो प्रीफरेंस शेयर हो, डिबेंचर हो, इक्विटी हो। अगर एक चल रहा है तो दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट हम स्टार्ट नहीं कर सकते। दिस प्रोविजन अप्लाई टू ऑल सिक्योरिटी, सारे सिक्योरिटीज़ में भी आता है। अब क्वेश्चन नंबर पे मत ध्यान दीजिए, इसको इम्पोर्टेंट नहीं है। नो एडवर्टाइजमेंट, कंपनी मेकिंग प्राइवेट प्लेसमेंट शेल नॉट रिलीज एनी पब्लिक एडवर्टाइजमेंट टू इन्फॉर्म पब्लिक विद द लास्ट। मतलब अगर प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो तो तुम एडवर्टाइजमेंट क्यों करोगे? तुम पब्लिक को क्यों बताओगे कि आ जाओ भाई हम प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हैं? जैसे पब्लिक आ जाएगी तो पब्लिक ऑफर हो गया ना। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट हमें देना पड़ेगा PS3 में 15 दिन के अंदर, ये हमने पीछे देखा। और अगर उसमें अलॉटी की सारी डिटेल्स होनी चाहिए और डिफ़ॉल्ट करते हैं तो 1000 पर डे या फिर 25 लाख तक का फाइन लगता है। उसके बाद कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 42 में अगर आप कोई कॉन्ट्रवेंशन करते हो तो उसमें आपको फाइन लगेगा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ अमाउंट, यानी कि हम ऑफर से कितना अमाउंट ला रहे हैं, या फिर 2 करोड़। अगर 50 लाख ला रहे हैं तो उतने का, 10 लाख करोड़ ला रहे हैं तो 2 करोड़ का, जोन सा लोअर होगा हमें वो फाइन लगेगा। और जो मनी होगी उसको 30 दिन के अंदर रिफ़ंड करनी पड़ेगी 12% इंटरेस्ट के साथ। उसके साथ हमारा एक 2 लाइन का पॉइंट प्रोविज़न रह गया, क्या कहता है? कंपनी टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, कंपनी को रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। PS5 में कंपनी शेल इशू पीपो का ओनली आफ्टर फाइलिंग रिलेवेंट BR एंड SR विथ ROC। कंपनी पीपो का तभी इशू कर सकती है जब वो ROC को बता दे कि हमने बोर्ड रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन कर लिया है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं मेरे से गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी। आप हमें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी जगह मिस्टेक लगी। मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में वैसी गलती ना हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।